हेलो एवरीवन। आज से हम इंटरनेशनल सिनेरियो देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। पिछले दो लेक्चर में हमने पिछले दो लेक्चर के अंदर हमने स्पोर्ट्स कंप्लीट किया और अब हम इंटरनेशनल देखेंगे। ये आपका पेज नंबर 56 से लेकर 84 तक है शायद, ठीक है। तो ये जो घटना चक्र है लक्ष्य 1 2026, हर 3 मंथ पे ये अपडेट होता है। बहुत यूजफुल बुक है ये। यूपी, बिहार, सारे एग्जाम, इवन यूपीएससी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेन जो घटनाक्रम है सारा इसमें दिया गया है। तो सारे एग्जाम के लिए रिलेवेंट है ये, कोई भी एग्जाम हो। घटना चक्र एक रिनोन्ड मैगजीन है, इसको फॉलो करेंगे हम। तो बिना लेट किए अब हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से देखना शुरू करते हैं। लेक्चर कोशिश रहेगी कि शॉर्ट रहे। एक नंबर हमारा ये है, ठीक है। सब कमेंट घटा लेता हूँ, ठीक है। 23वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन 2025। इस 4 से 5 दिसंबर 2025 के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा और 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन ने दोनों देशों के बीच विश्वास, पारंपरिक सम्मान और रणनीतिक संयोजन पर आधारित दीर्घकालिक साझेदारी को नया आयाम दिया। यहाँ पर कुछ है कि क्या क्या उपहार दिया इन्होंने, ठीक है। अच्छे अनमोल भारतीय उपहार भेंट किए। काली चाय, मुर्शिदाबाद की चांदी का चाय सेट, महाराष्ट्र का चांदी का घोड़ा, कश्मीर का GI टैग। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं कि उल्लेखनीय है कि रेलॉस समझौता हुआ भारत और रसिया के बीच में। भारत और रूस के बीच एक सैन्य लॉजिस्टिक समझौता है जिसे भारत और रूस के बीच 18 फरवरी 2025 को हस्ताक्षरित किया गया, जिसका पूरा नाम रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट है, ठीक है। जिसके तहत दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के सैन्य ठिकानों, बंदरगाहों, एयरबेस और हवाई क्षेत्रों का ईंधन, मरम्मत, भोजन और अन्य लॉजिस्टिक सहायता के लिए उपयोग कर सकेगी, ठीक है। क्योंकि कोई भी देश जो है ऑपरेट जो करता है, किसी भी देश का ऑपरेशन होता है उसके देश से दूर होता है, ठीक है, फार अवे होता है। तो उस वक्त उसके पास ये सब सुविधाएं होनी आवश्यक है। तो दो देश इस तरीके की का समझौता करते हैं ताकि एक दूसरे के म्यूचुअल तरीके से एक दूसरे के सैन्य ठिकाने वगैरह इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। फ्यूलिंग करने के लिए, आराम करने के लिए, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। मानवीय मिशन और लंबी दूरी के अभियानों में सहयोग बढ़ेगा। भारत की रणनीतिक पहुँच विशेषकर आर्कटिक और प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक पहुंच का विस्तार होगा। विदित हो कि दिसंबर 2025 में रूसी संसद ने इस समझौते को मंजूरी प्रदान की है। ये इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। मुख्य बिंदु इसका क्या है? व्लादिमीर पुतिन 4 से 5 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर भारत की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आए। यह भारत रूस का 23वां वार्षिक शिखर सम्मेलन था। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय वार्ता की, कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए और संयुक्त वक्तव्य जारी किया। इस दौरान येकातेरिनबर्ग और कजान में खुले भारतीय महावाणिज्य दूतावासों का भी उल्लेख हुआ। कहाँ कहाँ हुआ? एक सेकेंड, हम इसको हाईलाइट कर लेंगे। कानबर्ग, येकातेरिनबर्ग और कजान में खुले भारतीय महावाणिज्य दूतावासों का भी उल्लेख हुआ और अंतर क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाएंगे। इस दौरान 2030 तक $100 अरब का द्विपक्षीय व्यापार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। राष्ट्रीय मुद्रों में व्यापार और भुगतान व्यवस्था को मजबूत करना, मतलब कि रूपी और रूबल में, रूबल ही है ना, इसी तरीके का ट्रेड करेंगे ये लोग, ठीक है, आपस में। ऊर्जा, परमाणु, रक्षा, अंतरिक्ष और इन सब चीज़ों पर चर्चा हुई। उत्तरी समुद्र मार्ग INSTC और चेन्नई व्लादिवोस्तोक गलियारे जैसे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर भी बात हुई। प्रवासन, गतिशीलता, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, ध्रुवीय जल प्रशिक्षण, उर्वरक मतलब कि खाद वगैरह, मीडिया सहयोग पर 15+ समझौते MOU हस्ताक्षर हुए। रूस ने अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल होने का निर्णय लिया। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रसिया IBCA में शामिल होने का निर्णय लिया। रूसी नागरिकों को 30 दिन का मुफ्त वीजा और समूह पर्यटक वीजा की सुविधा दी गई। कुडनकुलम परमाणु परियोजना की शेष इकाइयों के निर्माण में तेजी और दूसरे स्थल पर चर्चा। तो आप एक बार देख लेंगे कि ये वाला जो हमारा परमाणु रिएक्टर है कहाँ पे स्थित है, ठीक है, साउथ के किस स्टेट में है, ये मेंशन करेंगे आप, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में श्वेतों पर उत्पीड़न, दूसरा नंबर हमारा ये है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका में श्वेतों का उत्पीड़न किया जा रहा है और इसलिए वो जो है सभी भुगतान और सब्सिडी तुरंत प्रभाव से बंद करने जा रहे हैं। जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका में हुए G20 शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लिया। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया
कि दक्षिण अफ्रीका को अमेरिका की अध्यक्षता में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में नहीं बुलाया जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा ने इस फैसले को बेहद निराशाजनक बताते हुए कहा कि उनके प्रशासन ने हमेशा अमेरिका के साथ राजनयिक संबंधों को फिर से स्थापित करने की कोशिश की है। गौरतलब है कि ट्रंप की ओर से दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न और नरसंहार का दावा किया जा रहा है। हालांकि दक्षिण अफ्रीकी सरकार और वहां के श्वेत नेता इन दावों को खारिज करते रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इशू है ये भी। अमेरिकी के अनुसार दक्षिण अफ्रीका में श्वेत लोगों की हत्या हो रही है और उनके खेतों को बेतरतीब ढंग से उससे छीनने का प्रयास किया जा रहा है, मतलब गलत ढंग से छीनने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि दक्षिण अफ्रीकी सरकार डच, फ्रांसीसी और जर्मन अप्रवासियों को के अन्य वंशज की ओर से सहे गए भीषण मानवाधिकारों के हनन को मानने से इनकार करती है। तीसरा नंबर क्या है? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन में पुनर्निर्वाचित। भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन में पुनः निर्वाचित हुआ है। नवंबर 2025 में भारत को सर्वाधिक मतों के साथ 2026-27 की द्विवार्षिक अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में पुनः निर्वाचित किया गया है। इसका मतलब हो गया इंटरनेशनल समुद्री, मतलब ओशन काउंसिल, इंडियन ओशन काउंसिल कॉन्फ्रेंस इसी तरीके का है। अब हम आते हैं दूसरे पेज के अंदर। सॉरी, इंडियन IMO कहते हैं इसको। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो कि शिपिंग की सुरक्षा, जहाजों में होने वाले समुद्री प्रदूषण को रोकने के लिए काम करती है। इसकी स्थापना 1948 में हुई और इसका मुख्यालय लंदन, UK में है। IMO का उद्देश्य स्वच्छ महासागरों पर सुरक्षित, संरक्षित और कुशल नौवहन को बढ़ावा देना है और यह समुद्री सुरक्षा और समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वैश्विक नियामक ढांचा तैयार करता है। IMO का फुल फॉर्म हुआ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब अगला हम देखेंगे 4 नंबर कि मैक्सिको में जेनजी आंदोलन हुआ। नवंबर 2025 में मैक्सिको में भ्रष्टाचार व अपराध के खिलाफ जेनजी द्वारा आंदोलन किया गया। विदित हो कि मैक्सिको सिटी के मेयर की हत्या से गुस्साए लोगों के प्रदर्शन को 2 पूर्व राष्ट्रपतियों का भी समर्थन प्राप्त है। जेनजी कौन होता है? 1997 से 2012 के बीच तक पैदा हुआ व्यक्ति जेनजी कहलाता है, जो कि बचपन से ही इंटरनेट, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया के साथ पले बढ़े हैं, जिससे वो डिजिटल नेटिव्स कहलाते हैं। ये पीढ़ी टेक सेवी, मल्टीटास्किंग और अपने विचारों को लेकर मुखर होती है और हाल ही में नेपाल जैसे देशों में राजनीतिक बदलावों में इनकी अहम भूमिका देखी गई है। अब ओटावा में खालिस्तान जनमत संग्रह हुआ। ठीक है। ओटावा कहाँ है? कनाडा की राजधानी है। ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं कि मतलब भारत ने सिख फॉर जस्टिस पार्टी जो है उसको UAPA के तहत बैन लगा रखा है, तो इसके रिगार्डिंग ये लोग प्रोटेस्ट करते रहते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना। भारत भूटान संबंध देख लेते हैं। 11 नवंबर से 12 नवंबर 2025 के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने 2 दिवसीय भूटान का दौरा किया। इस यात्रा का उद्देश्य भारत और भूटान के बीच दशकों पुराने भरोसेमंद संबंधों को और मजबूत बनाना है। दोनों देशों के बीच यह संवाद ऐसे समय में हो रहा है जब दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग और ऊर्जा साझेदारी का महत्व बढ़ रहा है। रीजनल कॉपरेशन प्लस एनर्जी साझेदारी का क्या हुआ? एक सेकंड। साझेदारी का मतलब हो गया आपका एनर्जी पार्टनरशिप, कर लो इसको, पार्टनरशिप ही होता है। ठीक है। भारत भूटान द्वारा की गई प्रमुख घोषणाएं क्या क्या हैं वो देख लें। इस यात्रा के दौरान 1020 मेगावाट पुनात मांगछू 11 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ हाईलाइट कर लें। मतलब ये बुक आप ले लें अगर आपके आसपास मिलता है तो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ये, बहुत रेलेवेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पुनात मांगछू 2 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने भूटान के चौथे राजा जिसमें जिग्मे सिंगे वांगचुक के 70वें जन्म दिवस में भी भाग लिया। वाराणसी में भूटानी बौद्ध मंदिर के लिए भारत जगह देगा। भारत द्वारा भूटान को 4000 करोड़ रुपए की ऋण सहायता दी गई। अब इतिहास थोड़ा सा देख लेते हैं भारत और भूटान का। भारत और भूटान के बीच संबंध जो है स्वतंत्रता के तुरंत बाद से ही मजबूत रहे हैं। भारत ने 1947 में भूटान की संप्रभुता को
मान्यता दी थी। 1949 में हस्ताक्षरित भारत भूटान मित्रता संधि ने दोनों देशों के बीच शांति और सहयोग की नींव रखी। 2007 में इस संधि को संशोधित किया गया ताकि भूटान की स्वतंत्र विदेश नीति को सम्मान मिल सके। आज दोनों देश लोकतंत्र, पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास के साझा मूल्यों पर साथ काम कर रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसको कहते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। दोनों देशों के बीच बौद्ध धर्म एक साझा धरोहर है। धर्म जो सॉफ्ट पावर कहते हैं, धर्म, कल्चर, ये सबको सॉफ्ट पावर कहते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में सॉफ्ट पावर कहते हैं। सहयोग के प्रमुख क्षेत्र। भारत 1961 से भूटान की पंचवर्षीय योजनाओं में भागीदार रहा है। सड़क, पुल, अस्पताल, सरकारी इमारतों में भारत ने सहयोग रहा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भूटान की 12वीं पंचवर्षीय योजना 2018 से 2023 के लिए भारत ने लगभग 5,000 करोड़ रुपए की सहायता दी। देख सकते हैं कि भारत और भूटान के बीच काफ़ी अच्छा रिलेशन है। डिजिटल क्षेत्र में डिजिटल ध्रुव कार्यक्रम के अंतर्गत भारत ने भूटान को इंटरनेट गेटवे और ई गवर्नेंस में तकनीक सहायता दी है। ये कार्यक्रम हो सके पूछ सकता है। ध्रुव कार्यक्रम के तहत इंटरनेट गेटवे और ई गवर्नेंस में तकनीकी सहायता किस देश को दी है? तो भूटान को दी है। ऊर्जा क्षेत्र में, एनर्जी के सेक्टर में 1988 की चूखा परियोजना, ठीक है, बहुत सारे एसएससी वगैरह एग्जाम में उसके पूछ भी थी, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कुछ भी पूछ लेते हैं वो लोग। परियोजना 336 मेगावाट, 2006 की ताला परियोजना 1020 मेगावाट और 2019 की मांगछू परियोजना 720 मेगावाट जैसे उदाहरण हैं जो दोनों देशों की दीर्घकालिक साझेदारी को दर्शाते हैं। यहाँ पे पुनातमांगछू, ठीक है, यहाँ पे मांगछू 2019 के अंदर, ये वाला इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ेंगे। आर्थिक और रणनीतिक महत्व क्या है? भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 2024-25 में दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार लगभग 1.78 अरब डॉलर तक पहुंच गया। भूटान अपनी 90% निर्यातित बिजली भारत को बेचता है। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम, वन लाइनर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हो सके यूपीएससी के अंदर ये दे सकता है आपको, इस टाइप का स्टेटमेंट दे देता है। लोगों को लगेगा कि भूटान क्या ही बेचता होगा भारत में, लेकिन इस तरीके का स्टेटमेंट यूपीएससी बहुत ज़्यादा बनाता है। भूटान का भौगोलिक ज्योग्राफिकल जो स्थिति है उसकी भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह चीन और भारत के बीच एक स्थिर बफर राज्य के रूप में कार्य करता है। डोकलाम क्षेत्र जो है भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास है, दोनों देशों की सुरक्षा के लिए संवेदनशील क्षेत्र है। यहीं पर चाइना जो है ना रोड बना रहा था, जिसको रोका गया था, उसके बीच लड़ाई झगड़ा हुए थे। बांग्लादेश में शेख हसीना को मौत की सजा दी गई, ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया। भूटान कितने नंबर पे था? ये 5 नंबर, 5वां करंट अफेयर ये था। छठा हम देख लेते हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना को मौत की सजा दी गई। बांग्लादेश की राजनीतिक उथल पुथल के बीच बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को नवंबर 2025 में मौत की सजा सुनाई गई। अब यहाँ पर उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाए जाने के बाद उनका लोकतांत्रिक संस्थाओं और न्यायिक प्रक्रिया की कमजोरी को उजागर करता है। यह घटनाक्रम भारत को एक कूटनीतिक दो राहे पर खड़ा करता है, जहां क्षेत्रीय स्थिरता और द्विपक्षीय हितों की रक्षा के लिए एक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता है। विदित हो कि यह सजा बांग्लादेश में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायीकरण, ये आपको देखने में लगेगा कि आईसीटी जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ये बांग्लादेश का है, कंफ्यूज नहीं होना है, जो बांग्लादेश का एक विशेष न्यायाधिकरण है। शेख हसीना एक बांग्लादेशी राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने जून 1996 से जुलाई 2021 तक और फिर जनवरी 2019 से अगस्त 2024 तक बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। काफ़ी लंबा कार्यकाल है इनका। 1996 से 2001, फिर 9 से 2009 से 2024। अब 7वां नंबर हम करंट अफेयर देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको पतला किया जाए। मक्का मदीना बस हादसा, ये इतना इंपॉर्टेंट तो मुझे नहीं लगता। नवंबर 2025 में राजमार्ग पर एक भीषण हादसा हुआ जिसमें मक्का से मदीना जा रही भारतीय उमरा यात्रियों को ले जा रही थी बस एक डीजल टैंकर से टकराकर आग की चपेट में आ गई। 42 ज़्यादा भारतीय तीर्थयात्री की मौत हो गई, जिसमें ज़्यादातर हैदराबाद के थे, जिसमें सिर्फ एक यात्री मोहम्मद अब्दुल सोए भी बच पाए थे। यह हादसा इतना भयानक था कि कई लोग जल गए इसमें, परिवार के। ये नॉट इम्पॉर्टेंट यार। बेनिन में विफल तख्ता पलट। बेनिन कहाँ है? हाल ही में पश्चिम अफ्रीकी देश
बेनिन में तख्ता पलट के प्रयास को विफल कर दिया गया है। ठीक है, वेस्टर्न साइड पे है ये बेनिन। मैप में इसको जाके सर्च करें और देखें ताकि ये याद रह सके। बेनिन पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। इसकी सीमा 4 देशों से लगती है, जिसमें उत्तर पूर्व में नाइजर, पूर्व में नाइजीरिया, पश्चिम में टोगो और उत्तर पूर्व में बुर्किना फासो है। दक्षिण में बेनिन की खाड़ी पर समुद्र तट का एक छोटा सा विस्तार है जो अटलांटिक महासागर में गिनी की खाड़ी का हिस्सा है। इसकी आधिकारिक राजधानी पोर्टो नोवा है, किंतु कोटोनौ बेनिन का सबसे बड़ा शहर, इसका मुख्य बंदरगाह एवं वास्तविक प्रशासनिक राजधानी है। 9वां नंबर करंट अफेयर देख लेते हैं। एकीकृत जलवायु परिवर्तन एवं व्यापार मंच COP30 हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क अभिसमय के पक्षकारों के 30वें सम्मेलन COP30 ने औपचारिक रूप से एकीकृत जलवायु परिवर्तन एवं व्यापार मंच IFCCT का शुभारंभ किया। यह राजनीतिक रूप से समर्थित एक मंच है जहां देश व्यापार नीतियों और जलवायु कार्यवाही के बीच बढ़ते विवादास्पद अंतर संबंध को स्थापित कर सकते हैं। इसे 15 नवंबर 2025 को COP30 के दौरान ब्राजील, कहाँ हुआ था COP30? ब्राजील कौन सा शहर? बेलम। COP30 वेरी इंपॉर्टेंट। बेलम में लॉन्च किया गया। यह जलवायु महत्वाकांक्षा और व्यापार नीति के बीच की खाई को पाटता है तथा उभरते व्यापार नियमों को आकार देने में विकासशील देशों को अधिक सशक्त आवाज उठाने में सहायता करता है। भारत नेपाल पारगमन संधि में संशोधन हुआ है। 13 नवंबर 2025 को भारत और नेपाल ने पारगमन संधि ट्रीटी ऑफ ट्रांजिट में महत्वपूर्ण संशोधन किए। भारत में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और नेपाल के उद्योग मंत्री जो हैं, इन्होंने दिल्ली में बैठक कर संशोधन पत्रों का आदान प्रदान किया। क्वेश्चन हो सकता है कि किस देश में पारगमन संधि में संशोधन हुआ है हाल ही में, तो वहाँ पर भूटान दे देगा, नेपाल दे देगा, बांग्लादेश दे देगा, अफगानिस्तान दे देगा। तो भूटान उसका राइट आंसर है। सॉरी, इसका आंसर 1 सेकेंड, इसका आंसर हो गया आपका नेपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। संशोधन के तहत जोगबनी जो कि भारत में है, विराटनगर नेपाल के बीच रेल मार्ग से बल्क कार्गो सहित सभी प्रकार के माल की ढुलाई सुगम होगी। संशोधन से जोगबनी विराटनगर के बीच रेल माल ढुलाई मतलब मालगाड़ी वगैरह औपचारिक रूप से मान्य हो जाएगी। लॉजिस्टिक का मेन ये फंडा है। बल्क कार्गो, कंटेनर कार्गो सहित अधिक श्रेणियों में के माल को अनुमति मिलेगी। संधि के उदारीकरण का विस्तार निम्न मार्गों तक किया गया है। कोलकाता से जोगबनी, कोलकाता से नौतनवा, सोनौली जहां है, विशाखापट्टनम से नौतनवा। एक तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत जॉर्जिया वस्त्र एवं रेशम सहयोग। भारत में जॉर्जिया में आयोजित 11वें BACSA अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन CULTUSERI कल्ट्यूसेरी, ठीक है, 2025 में भाग लिया। सेरी कल्चर इस तरीके से होता है ना, सेरी कल्चर तो वही है, उसी को वहाँ के देश में इस तरीके से उसको यूज करता होगा ये लोग। सेरी कल्चर होता है ना, सेरी कल्चर रेशम से रिलेटेड होता है। जहाँ भारत ने रेशम क्षेत्र में अपनी प्रगति, अनुसंधान एवं नवाचार का प्रदर्शन किया। ठीक है, कहाँ हुआ? जॉर्जिया में हुआ। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सांस्कृतिक रचनात्मक उद्योग नॉट इम्पॉर्टेंट। आयोजक, ठीक है, उतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कहाँ हुआ देख लेंगे। जॉर्जिया, निवालिसी, ट्विलिसी, ये क्या है? ट्विलिसी, ओके। भारत का 2030 तक 900 KTPA ग्रीन हाइड्रोजन का लक्ष्य है। ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भारत बहुत अच्छा कर रहा है और भारत में ऊर्जा संक्रमण की प्रक्रिया तेज हो रही है। जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने, उद्योगों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने और वैश्विक ऊर्जा बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सरकार ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को प्राथमिकता दे रही है। ग्रीन हाइड्रोजन क्षमता का लक्ष्य क्या है? हाल ही में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने घोषणा की कि भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSU जैसे IOCL, BPCL, HPCL वगैरह जो हैं मिलकर 2030 तक 900 किलो टन की प्रति वर्ष KTPA ग्रीन हाइड्रोजन क्षमता विकसित करेगी। यह देश की ऊर्जा प्रणाली में बड़े बदलाव के संकेत हैं, क्योंकि इससे ग्रे हाइड्रोजन फॉसिल फ्यूल आधारित को धीरे धीरे स्वच्छ विकल्प से बदलता जाएगा। तो बहुत तरीके का ग्रीन हाइड्रोजन होता है, डिफरेंट इसका कलर होता है, ठीक है, और उसका डिफरेंट यूजेज होता है।
एक बार इसको जरूर सर्च करके पढ़ें। एक मैं आपको लेक्चर CCUS लिखना आप यूट्यूब के अंदर, और डॉक्टर सेविन लिखना, जाके वो लेक्चर देख लो, पूरा समझ में आ जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन कैसे काम करता है। ये हमारा 10 नंबर हो गया था, ये हमारा 11 नंबर, ये 12 नंबर करंट अफेयर अभी चल रहा है। अब हम देखेंगे 13 नंबर अब अपना C5+1 मध्य एशिया, मिडिल ईस्ट कहते हैं ना इसको, मध्य एशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, USA और मिडिल एशिया, ठीक है। C5+1 एक बहुपक्षीय राजनयिक संबंध मंच है जिसकी स्थापना वर्ष 2015 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुई थी। इसमें मध्य एशिया के 5 देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, सॉरी मिडिल ईस्ट नहीं होगा ये होगा आपका सेंट्रल एशिया, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, सेंट्रल एशिया। भारत के जस्ट थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट में ऊपर की तरफ जब बढ़ते हैं तो सेंट्रल एशिया है। 5 देश तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान और संयुक्त राज्य USA के बीच हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक समृद्धि, वैश्विक चुनौतियों का साझा समाधान विकसित करना, क्षेत्रीय ऊर्जा साझा सुरक्षा तंत्र, ये सब कॉमन चीज़ें। 14 नंबर पे हम आ चुके हैं G2। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ G2 बैठक की बात कही, जिससे अमेरिका चीन द्विपक्षीय नेतृत्व और वैश्विक सहयोगियों के लिए इसके संभावित प्रभाव पर बहस तेज हो गई। यह पहल एशिया और वैश्विक स्तर पर राजनीतिक अस्थिरता पैदा कर सकती है क्योंकि क्वाड और अन्य बहुपक्षीय गठबंधन अमेरिका चीन संतुलन पर आधारित है। G2 का विस्तार पहली बार 2005 में, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। G2 जब भी लिखा रहे तो सीधा चाइना प्लस US कर देंगे, काम हो गया, उससे ज़्यादा क्या पूछेगा इसके अंदर। 8वीं 15 नंबर करंट अफेयर देख लेते हैं। 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA जो है 2025 में हुआ, नई दिल्ली में हुआ, भारत मंडपम में हुआ। 4 दिवसीय सम्मेलन में 124 देश के प्रतिनिधि और 40 से अधिक मंत्रियों ने भाग लिया, जिसमें एक सूर्य, एक विश्व, एक साझा संकल्प की भावना से के साथ और ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग और निवेश को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया। विदित हो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर ISA की सभा में 8वें सत्र को संबोधित किया और ग्लोबल साउथ, एक होता है ग्लोबल नॉर्थ, इसका ज्योग्राफी से कोई रिलेशन नहीं है, एक होता है ग्लोबल साउथ। जितने भी डेवलप्ड नेशन हैं, डेवलप्ड हैं, वो ग्लोबल नॉर्थ का हिस्सा है, ग्लोबल साउथ में डेवलपिंग है। ज्योग्राफी से कोई रिलेशन नहीं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी आपका साउथ में, लेकिन ग्लोबल नॉर्थ का हिस्सा है क्योंकि वो डेवलप्ड है। इस सभा का मुख्य उद्देश्य वैश्विक और सौर सहयोग में को प्रोत्साहन, सस्ती सौर ऊर्जा की पहुंच बढ़ाना और स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन का तेज करना है। भारत के नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी के नेतृत्व में यह सभा आयोजित की गई। इसमें कितने देश हैं? 124 देश हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ, भारत मंडपम में हुआ। इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में है, ये इंपॉर्टेंट है, बाद बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चीन अमेरिका खनिज समझौता, 16 नंबर करंट अफेयर हम देख लेते हैं। 30 अक्टूबर 2025 को दक्षिण कोरिया के घुसान शहर में चीन और अमेरिका के राष्ट्रपतियों ने एक अस्थायी खनिज समझौता किया, जिसके तहत चीन अमेरिका को महत्वपूर्ण खनिजों के निर्यात पर लगी रोक को 2026 के लिए टाल दिया है। नॉट सो इम्पोर्टेंट, ये इन लोगों का चलता रहता है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया रेयर अर्थ मिनरल समझौता, डोनाल्ड ट्रंप और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज, बस इनका नाम याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज व्हाइट हाउस में पहली बार आमने सामने मुलाकात की। क्रिटिकल मिनरल जो है, रेयर अर्थ मिनरल, क्रिटिकल मिनरल, इस पर समझौता हुआ। ये हमारे काम का नहीं है। अमेरिका काफ़ी समय से कोशिश कर रहा है कि उसे चीन के अलावा कहीं और से यह अहम खनिज मिल सके, ठीक है। अमेरिकी आंकड़ों के मुताबिक चीन के पास इन धातुओं का सबसे बड़ा भंडार है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास भी काफ़ी मात्रा में रिसोर्स मौजूद हैं। इस मीटिंग के दौरान दोनों नेताओं ने 2023 में हुए ऑकस समझौते पर भी बात की। इसके तहत ऑस्ट्रेलिया 2032 तक अमेरिका से परमाणु संचालित पनडुब्बियां खरीदेगा और ब्रिटेन के साथ मिलकर एक नया सबमरीन क्लास बनाएगा। ऑस्ट्रेलिया, UK, US
ये हमारा 17 नंबर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं 18 नंबर। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा आईमैक। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा आईमैक एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जो भारत मध्य पूर्व और यूरोप के बीच आर्थिक व व्यापारिक संपर्क को बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई है। हाल के वर्षों में विशेष रूप से अमेरिका के साथ व्यापारिक तनाव के बाद भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी साझेदारी को विविधता देने पर ध्यान केंद्रित किया है। विदित हो कि अप्रैल 2025 में भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। आईमैक का सम्मेलन कहाँ किया गया? तो न्यू दिल्ली में। आईमैक के बारे में एक इम्पोर्टेंट है एक और 26 जनवरी के दिन कौन कौन आए थे आपके रिपब्लिक डे के दिन? इस दिन क्या हुआ था? इंडिया और यूरोपियन काउंसिल जो है ईयू इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील हुआ है साइन। इसके बारे में जरूर पढ़ें। आईमैक के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। बहुराष्ट्रीय पहल है जो कि 2023 में नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया था आईमैक। इसका उद्देश्य यूएई, सऊदी, जॉर्डन और इजराइल के माध्यम से यूरोप तक माल, ऊर्जा एवं डाटा की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना है। लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड है ये, डिजिटल और फिजिकल लॉजिस्टिक दोनों इसमें इंक्लूडेड है। यह गलियारा समुद्री बंदरगाहों, हाई स्पीड रेल नेटवर्क, स्वच्छ हाइड्रोजन पाइपलाइन, डिजिटल केबल जैसी बुनियादी ढांचे का एकीकृत करता है। जैसे कि कैसे चाइना का BRI इनिशिएटिव है, उसी तरीके से ये आईमैक भी भारत और इन सब देशों से रिलेटेड एक इनिशिएटिव है। इसका लक्ष्य भारत और यूरोप के बीच व्यापार को तेज, लागत प्रभावी एवं टिकाऊ बनाना है। साथ ही मध्य पूर्वी देशों के साथ आर्थिक सहयोग को मजबूत करना है। ठीक है। कनेक्टिविटी मार्ग क्या है इसका? यह गलियारा भारत के पश्चिमी तट, विशेष रूप से गुजरात के बंदरगाह जैसे मुंद्रा से शुरू होता है, जहाँ से माल समुद्री मार्ग से मध्य पूर्व भेजा जाता है। उसके बाद कहाँ जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात, यूएई के बंदरगाह जैसे जेबेल अली माल को प्राप्त करते हैं और इसे सऊदी अरब की ओर रेल नेटवर्क के माध्यम से भेजते हैं। अब सऊदी अरब जो है, सऊदी अरब में रेल नेटवर्क माल को जॉर्डन तक ले जाता है। साथ ही स्वच्छ हाइड्रोजन और बिजली केबल की सुविधा प्रदान करता है। यहाँ आया, फिर जॉर्डन रेल नेटवर्क के माध्यम से माल को इजराइल के हाइफा बंदरगाह तक पहुँचाता है। आगे देख लेते हैं। इजराइल हाइफा बंदरगाह से माल समुद्री मार्ग से यूरोप, विशेष रूप से भूमध्य सागरीय देश जैसे मेडिटेरियन कंट्री जो है इटली व फ्रांस तक पहुंचता है। फिर यूरोप तक कैसे पहुंचा? यूरोपीय बंदरगाह माल को अंतिम गंतव्य तक पहुंचाते हैं। साथ ही डिजिटल एवं ऊर्जा कनेक्टिविटी को बढ़ावा देते हैं। ये हो गया आपका आईमैक। अब देख लेता हूं, ये आपका 17 नंबर हो गया, ये 18 हो गया। ठीक है। 19वां नंबर हमारा भारतीय अफगानिस्तान संबंधों का सुदृढ़ीकरण। आज हम यहाँ तक क्लिक करेंगे 61 पेज तक, क्योंकि ये बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार के साथ प्रत्यक्ष राजनयिक संपर्क। विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की 7 दिवसीय भारत यात्रा वर्ष 2021 के बाद से तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार के साथ पहली प्रत्यक्ष राजनयिक संपर्क थी, जिससे संबंध में मधुरता और बेहतर संवाद का संकेत दिया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति ने आमिर खान मुत्ताकी पर लगे यात्रा प्रतिबंध हटा दिए, जिससे उनकी यात्रा संभव हो सकी, जो राष्ट्रीय राजनयिक सहयोग का संकेत है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। काबुल में ये देख लेते हैं, भारतीय मिशन का उन्नयन। यह प्रत्यक्ष राजनयिक संपर्क से भारत और अफगानिस्तान में आपसी आदान प्रदान पर सहमत हुए दोनों, जिससे निरंतर राजनयिक संचार संभव हो सका। एक तकनीक मिशन से एक पूर्ण दूतावास में परिवर्तन हो गया। राजनयिक उपस्थिति आधिकारिक मान्यता को दृढ़ करने के साथ के भारत के उद्देश्य को दर्शाता है। संप्रभुता और सुरक्षा पर प्रतिबद्धताएं। दोनों देशों ने सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी पर दोनों देशों ने जो अपना ये दिया, स्टेटमेंट दिया। क्षेत्रीय अखंडता के, रीजनल यूनिटी के प्रति सम्मान की पुष्टि की। अफगानिस्तान ने भारत के विरुद्ध अपने क्षेत्र के प्रयोग की अनुमति नहीं देने का वचन किया, जो एक महत्वपूर्ण सुरक्षा आश्वासन है। जनरली ये सब चीज़ें मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। ये मैगजीन मेंस और प्री दोनों के लिए है ना, तो जो प्री के लिए हमारा है इंपॉर्टेंट, ये सब देख लेंगे। ये सब क्वेश्चन प्री में इस टाइप से आता था, किस देश के साथ भारत ने फिर से अपना भारत राजदूत वगैरह फिर से इस्टेब्लिश किया, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। और प्री में तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। उन्नत व्यापार संबंध। दोनों सरकारें द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ठीक है।
भारत अफगानिस्तान हवाई माल ढुलाई गलियारे के शुभारंभ का स्वागत किया, जो दोनों देशों के बीच प्रत्यक्ष व्यापार एवं वाणिज्य की ओर बढ़ाएगा। मानवीय और विकास पहल, भारत ने अस्पताल निर्माण ये सब करता रहता है भारत सब देश के साथ। निष्कर्ष क्या है? अक्टूबर 2025 का एक भारत का तालिबान के साथ कूटनीतिक संपर्क क्षेत्रीय भू राजनीतिक में एक महत्वपूर्ण मोड़ को दर्शाता है। कार्यवाहक विदेश मंत्री का भारत दौरा नई दिल्ली की राजनीतिक हितों, सुरक्षा और मानवीय प्रतिबद्धताओं की सुरक्षा के प्रति दृष्टिकोण को इंगित करता है, जबकि नैतिक दुविधाएं एवं ऐतिहासिक अविश्वास अभी भी स्पष्ट रूप से मौजूद है। ठीक है, अब आगे देखते हैं 20 नंबर करंट अफेयर। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए भारत 7वीं बार निर्वाचित हुआ। 14 अक्टूबर 2025 को भारत को 2026 से 28 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए 7वीं बार निर्विरोध चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस चुनाव की घोषणा की, जो मानवाधिकार के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, हमारे कमिटमेंट को दर्शाता है। 26 से 28 तक रहेगा, जो 1 जनवरी 2026 से शुरू हो गया। यूएनएचआरसी में 47 कंट्री है। इसके अंदर नियमों के तहत 3 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। 3 ईयर इसका 10 ईयर होता है। इंडिया कितने बार चुन चुका है? 7th टाइम। भारत यूके मुक्त व्यापार समझौता, इसकी बात कर रहा था। 24 जुलाई 2025 को भारत और यूके ने एक मुक्त व्यापार समझौता किया, जिसे व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट सेटा कहा जाता है। दुनिया की क्रमशः चौथी और छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के रूप में भारत और ब्रिटेन के द्विपक्षीय संबंध वैश्विक आर्थिक महत्व रखते हैं। भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते CETA सेटा पर हस्ताक्षर 6 मई 2025 को घोषित वार्ता के सफल समापन के बाद हुए। इतना फैक्ट में नहीं जाएंगे। इसका लक्ष्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके $120 बिलियन तक पहुंचाना है। अभी कितना है? $60 बिलियन के आसपास है। दोगुना करना है 2030 तक। भारत निर्यात का 99% हिस्सा यूके में बिना किसी शुल्क के निर्यात किया जाएगा, जबकि भारत में यूके की कुछ वस्तुएं जैसे विस्की और कारों पर शुल्क कम किया जाएगा। कपड़ा, चमड़ा, जूते, रत्न आभूषण, खेल का सामान, इंजीनियरिंग सामान और फार्मास्यूटिकल जैसे क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। ये सब फ्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। FTA होता क्या है? FTA 2 या 2 से अधिक देशों के बीच एक व्यापार समझौता होता है, जिसके उनके बीच व्यापार किए जाने वाली वस्तुएं पर सीमा शुल्क और व्यापार बाधाओं को कम कर किया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। प्राथमिक व्यापार समझौता के विपरीत है। ठीक है, प्राइमरी ट्रेड एग्रीमेंट के विपरीत है। अधिकांश वस्तुओं पर टैरिफ को पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं, जबकि PTA केवल कुछ चयनित उत्पादों पर सीमा टैरिफ छूट प्रदान करता है। FTA जो होता है अधिकांश से वस्तुओं पर टैरिफ को, FTA वर्सेस PTA, इसमें अधिकांश, दोनों में वही अंतर है बस। भारत ने श्रीलंका, भूटान, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, कोरिया, जापान वगैरह, मॉरिशस, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA के सदस्य देशों, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे वगैरह और ब्रिटेन सहित विभिन्न देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत के अन्य देशों जैसे अमेरिका, ओमान, यूरोप, इन सब पे भी बातचीत कर रहा है। यूरोपीय संघ EU जो है, इसके साथ भी 26 जनवरी को ये लोग आए थे गेस्ट बन के, वहाँ पर कुछ हुआ है, उसको जाके पढ़ें। भारत की विदेश नीति क्या है? बदलते आयाम। भारत की विदेश नीति में गुट निरपेक्षता में से राजनीतिक स्वायत्तता और अब बहुसंरेखन मल्टी अलाइनमेंट, सॉरी हिंदी मीडियम से मैं नहीं हूँ तो थोड़ा सा परेशानी कुछ जगह हो जाता है, की ओर परिवर्तन हुआ है, जिसमें वह विभिन्न देशों और समूहों के साथ साझेदारी कर रहा है। वर्तमान नीति राष्ट्रीय हितों की रक्षा, आर्थिक विकास और वैश्विक स्तर पर एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत करने पर केंद्रित है। इसमें सबका देश, सबका साथ, सबका विकास, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब। नॉन अलाइनमेंट, गुट निरपेक्षता को कहते हैं नॉन अलाइनमेंट से बहुसंरेखन, ठीक है, मल्टी अलाइनमेंट की तरफ भारत देख रहा है। लेकिन अब वह विभिन्न देशों और समूह जैसे कि ब्रिक्स और क्वाड के साथ मल्टी अलाइनमेंट की ओर बढ़ रहा है। इसे रणनीतिक स्वायत्तता के रूप में भी देखा जा सकता है, जहां भारत अधिकतम विकल्प उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न देशों के साथ गठबंधन करता है।
ये सब जगहों पर भारत अच्छा कर रहा है। द वर्ल्ड इज वन फैमिली, G20 ऐसी अध्यक्षता जैसे पहलों से वैश्विक दक्षिण की आवाज़ को मजबूती मिले, सुदैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली के सिद्धांत पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। आईडेक्स, इनोवेशन फॉर डिफेंस यूरोसन जैसी योजनाओं, ये सब प्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ अब तक हम लोग कर लेते हैं आज, ठीक है। ये बेसिकली ये भारत के संबंध वगैरह, मतलब पूरा जो इसका ओवरऑल एक पूरा दिया है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ये सब मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, कल्चरल नेशनलिज्म, ठीक है। एक्ट ईस्ट नीति जो है भारत के आसियान देशों के साथ घनिष्ठ ऐतिहासिक संबंध के विषय में है। एक कॉन्सेप्ट होता है एक्ट ईस्ट थ्रू नॉर्थ ईस्ट, मीन्स के अंदर इस तरीके की चीज़ें लिखी जाती हैं कंक्लूजन वगैरह के अंदर। ये बेसिकली ये कंक्लूजन जैसे, मतलब सॉरी, ये मेंस रिलेटेड कंटेंट ही है ये आपका, तो इसको ज़्यादा हम लोग समय नहीं देंगे क्योंकि मैगजीन का हिस्सा है, तो ओवरऑल मैगजीन मुझे कवर करना है, तो मैं इसको बताता जा रहा हूँ, आप इसको देख लें ढंग से। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से वर्तमान युद्ध और युद्ध विराम जो हुए हैं हाल ही दिनों में, उसको देखना है। कितने पेज में है ये हमारा वर्तमान युद्ध और युद्ध विराम? एक पेज हो गया, 4 हो गया। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, सऊदी अरब ने किया कफाला सिस्टम खत्म। मैडागास्कर में सैन्य तख्ता पलट, काफ़ी इंपॉर्टेंट सारा है इसके अंदर। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, एपेक। भारतीय चीन सीमा विवाद, ठीक है। तो अच्छे तरीके से इसमें दिया जाता है हर चीज़ डिटेल में, तो इसी तरीके का मैगजीन आपको फॉलो करना चाहिए एग्जाम के लिए। तो वर्तमान युद्ध और युद्ध विराम जो है इसका पार्ट 2 में लेकर के आएंगे। वीडियो बहुत लंबा ऑलरेडी हो चुका है, और अगले लेक्चर के अंदर हम ये ऐसा करेंगे कि पहले से मैं उसको हर चीज़ को हाईलाइट कर दूंगा, क्योंकि इस समय पर काफ़ी समय लगा पूरा हर चीज़ बताने में, तो हाईलाइट करके मैं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा हमारा उसको हाईलाइट करके हम उसको डील करेंगे, ताकि बहुत कम समय में हम इसको पूरी मैगजीन को कवर कर सकें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।